अगर अभी तक आपने 10वीं के विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, या फिर अगर आप पढ़ चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए तो ये वीडियो पूरा ध्यान से दिखेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले से ये चैप्टर पढ़ रखे हैं, वो चाहते हैं कि भैया हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी तक चैप्टर पढ़े ही नहीं है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, हर एक बात समझ में आएगा कि ये प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है वो पहला बात तो विज्ञान है, ये नहीं है। इतना इजी है ना, इतना इजी कि क्या ही पता है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। बच्चे इसको हार्ड बना देते हैं कि भैया विज्ञान होता है, विज्ञान तंका भारी होता है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। विज्ञान क्या है भारी? अगर किसी चीज़ को समझ लेते हो तो भारी नहीं है। भारी कौन चीज लगता है? जो आपको समझ नहीं आता। जब किसी चीज को आप नहीं समझ पाते तो वो आपके लिए भारी हो जाता है। जब कोई चीज समझ में आता है तो आपके लिए हल्का हो जाता है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और लास्ट में बोलोगे कि भैया मजा आ गया। इतना इजी है और इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। और बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का एग्जाम होता है उसमें इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं। आप ये वीडियो पहले देखिएगा, ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है मैट्रिक का, उस क्वेश्चन बैंक को उठाइए और जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, सभी क्वेश्चन। क्या कि चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। तो आप पढ़ रखे पहले से तो आप अच्छे खासा रिवीजन कर सकते हैं, या फिर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। और साथ में आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। बच्चे बोलेंगे भैया ये पीडीएफ नोट्स क्या होता है? तो इस चैप्टर का पूरा नोट्स दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं किसी चीज को बहुत बड़ा तो नहीं लिखूंगा, अगर उतना लिखने लगूँ तो पूरा बोर्ड पैक हो जाएगा और टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे बातों को मैं समझाऊंगा, लॉजिक दूंगा कोई चीज का। और आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना है। और पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है, केटी बिहार बोर्ड का, केटी भैया का ग्रुप है, जो कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में होगा, उसे ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। उस नोट्स को आपको उतार लेना है और इस चीज़ को ध्यान से समझना है। बच्चे सोच रहे होंगे कि हम तो जा रहे हैं अब नोट्सबा पढ़ने। भाई बात देख, सिर्फ नोट्सबा पढ़ोगे ना, सिर्फ अगर तुम नोट्सबा पढ़ोगे तो ना समझ में आएगा जी, ना समझ में आएगा। अगर आप ये वीडियो देखते हो उसके बाद आप जाते हो उस नोट्स को पढ़ते हो तब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। चैप्टर का नाम क्या है भैया? प्रकाश का परावर्तन। तो पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि भैया परावर्तन क्या होता है। नाम से पता चला ना कि प्रकाश, सबको पता है भैया प्रकाश क्या होता है। बच्चा बोलेगा भैया रोशनी जो होता है, रोशनी ना इजोत के हम प्रकाश बोलते हैं। तो बिल्कुल सही। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश नहीं रहती है, लाइट मानते हैं, जब लाइट नहीं रहती तो किसी चीज को आप देख पाते हैं? बच्चे बोलेंगे ना, ना देख पाते हैं हम। तो जब प्रकाश रहेगी तभी आप किसी चीज को देख पाइएगा। मतलब प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं भैया? देख सकते हैं। मतलब बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश के बारे में हम लिखते हैं कि वह कारक है। प्रकाश क्या है भैया? वह कारक है, ठीक है, वह कारक है जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं भैया? जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हाँ, वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं या फिर देख पाते हैं, देख सकते हैं। अब आपको यहां से नहीं लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो अब आपको यहां से नहीं देखना है, ठीक है, और यहां से नहीं लिखना है। आपको जो नोट्स मिलेगा ना, उस नोट्स में बहुत अच्छा ढंग से लिखा गया हुआ, तो उस नोट्स से आपको अपना नोट्स बनाना है। यहाँ पे बस बात को समझना है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जैसे तुम जिस रूम में हो, ठीक है, आप कोई रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम में एगो बल्ब होगा, ठीक है। बच्चे बोलेंगे हम बल्ब बंद करके बैठे हुए हैं। अरे है ना, बल्ब है, उस बल्ब को तुम जला दो। अगर रात की बात करें, तुम रात में हो, रात में रूम में बैठे हुए, क्या तुमको कुछ दिखेगा अगर बल्ब बंद है? तो बच्चा बोलेगा नहीं दिख रहा है भैया, कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे कोई लाइटें नहीं है, वहां पे कोई प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और जैसे ही तुम बल्ब का स्विच दो, पूरा रूम क्या हो जाएगा? रोशनी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश स्रोत, मतलब किस स्रोत से प्रकाश निकला? बल्ब से निकला। ध्यान से समझो कि उस रूम में बल्ब था पहले से, लेकिन बल्ब का स्विच ऑफ था। आपने क्या किया? बल्ब का स्विच ऑन कर दिया। तो उस किस स्रोत से प्रकाश निकला? बच्चे बोलेंगे भैया बल्ब से। तो प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि प्रकाश स्रोत किसको बोलते हैं, कि जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसको क्या बोलते हैं भैया? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे देखो, ये मेरे पास फोन है, अभी इसमें से प्रकाश निकल रहा है। बच्चे बोलेंगे ना निकल रहा है। प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अब देखो निकला,
इसका मतलब क्या है, ये प्रकाश का क्या है, स्रोत है। बच्चे बोलेंगे हम पर कला दिखा रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, देखो व्हाइट तुम लगोगे। तो प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं भैया, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। यहाँ पे प्रकाश स्रोत क्या हो गया, फोन हो गया। तो प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकले। अच्छा हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिन में सबसे ज्यादा प्रकाश कहां से आता है? बच्चा बोलेगा भैया सूर्य से, सूर्य से, सूर्य से। सूर्य को प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा घर में तो उन्हीं के टॉर्च होगा या फिर फोनमा के टॉर्च होता है। फोनमा के टॉर्च जब तुम ऑन करोगे क्या उस फोन को फोन या फिर उस टॉर्च को हम प्रकाश स्रोत बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे भैया बिल्कुल बोलेंगे। तो प्रकाश स्रोत के बारे में क्या आप समझे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। तो प्रकाश स्रोत के बारे में समझ गए कि किसी वस्तु से प्रकाश निकला, ठीक है। इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकले, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अच्छा प्रकाश स्रोत के दो प्रकार होता है, एक होता है प्रकृति प्रदत्त तो दूसरा होता है मानव निर्मित। जैसे सूर्य क्या हमने बनाया है, क्या आपने बनाया या फिर कोई वैज्ञानिक ने बनाया है क्या सूर्य? बच्चे बोलेंगे ना भैया वो तो भगवान बनाए हुए हैं। अरे भगवान नहीं, मतलब प्रकृति में पहले से वो उपलब्ध है। तो अच्छा फोनमा जो है, फोनमा कौन बनाया हुआ है? अरे कोई ना कोई इंसान ने बनाया हुआ है, साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया हुआ है। तो देखो फोनमो से लाइट आ रहा है और सूर्य से भी लाइट आ रहा है, ध्यान से समझो। रूम में रखे बल्ब से भी लाइट आ रहा है और सूर्य से भी लाइट आ रहा है। रूम में रखे मोमबत्ती से भी लाइट आएगा और तारा से भी लाइट आएगा। ध्यान से समझना कि प्रकाश स्रोत दो हो सकता है। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं भैया, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। सूर्य से भी प्रकाश निकल रहा है लेकिन वो प्रकृति में पहले से है। तारा से भी प्रकाश निकल रहा है लेकिन प्रकृति में पहले से है। तो क्या सूर्य को हम प्रकृति प्रदत्त स्रोत बोल सकते हैं? बच्चे बोलेंगे भैया बिल्कुल बोलेंगे। और क्या फोन का जो टॉर्च है या फिर फोन को क्या हम मानव निर्मित स्रोत बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। मोमबत्ती को मानव निर्मित स्रोत बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। टॉर्च को मानव निर्मित स्रोत बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो जिसे मानव ने खुद से बनाया है उसे क्या बोलेंगे भैया, मानव निर्मित स्रोत बोलते हैं। और जो प्रकृति में पहले से है उसको क्या बोलते हैं भैया, प्रकृति प्रदत्त स्रोत बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। जैसे प्रकृति प्रदत्त का उदाहरण हमको लिखना है तो हम लिख देंगे सूर्य। जैसे सूर्य क्या है भैया, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो उसको प्रकाश का स्रोत बोलेंगे, जो कि पहले से प्रकृति में उपलब्ध है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रकृति प्रदत्त स्रोत है। क्या हम तारा लिख देंगे? बच्चे बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल हम लिख देंगे। अच्छा मानव निर्मित स्रोत हम क्या लिख सकते हैं भैया, टॉर्च लिख दो, टॉर्च। क्या लिख देंगे भैया, टॉर्च लिख लो। मोमबत्ती लिख दो, क्या लिख दो भैया, मोमबत्ती। और क्या लिख दो भैया, और फोन लिख सकते हो, ठीक है। फोन का जो टॉर्च है तो सब टॉर्च के अंतर्गत आता है। तो प्रकाश आपको समझ में आ गया, प्रकाश स्रोत आपको समझ में आ गया। और ये प्रदीप्त वस्तु तथा अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है भैया? प्रदीप्त वस्तु हमको नहीं समझ में आता है, अप्रदीप्त वस्तु हमको नहीं समझ में आता है। प्रदीप्त वस्तु का मतलब पता है क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं लुमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट। एक लुमिनस कंपनी का बल्ब आता है, ठीक है, एक लुमिनस कंपनी का बल्ब आता है। तो प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तु होता क्या है? प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है ना कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो सकती है उसको प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो सकती है उसे अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा उसे अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। उत्सर्जित होने का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकल सकता है उसको क्या बोलेंगे भैया, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे भैया, अप्रदीप्त वस्तु। ध्यान से समझिएगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन दोनों में से किससे प्रकाश निकल सकता है? किससे प्रकाश निकल सकता है? बच्चा बोलेगा भैया ऐसे निकलेगा, ऐसे। आप इसका फोनमा का टॉर्च जला दो, इससे प्रकाश निकल रहा है, तो क्या इसको हम प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे भैया बिल्कुल बोलेंगे। अका ये मार्कर से प्रकाश निकल रहा है का? कोई बोला कि हाँ हमारा तो दिख रहा है, उज्जर दिख रहा है। अरे प्रकाश इनमें से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अप्रदीप्त वस्तु है। अच्छा लकड़ी जो होता है, लकड़ी जैसे आप क्लास वगैरह में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो जो जिस डेस्क पे आप बैठते हैं क्या वैसे प्रकाश निकलता है? बच्चा बोलता होगा कि हाँ भैया निकलता है। हमारा स्कूल में ना ऐसा लगल है टेबल, उसमें से लाइट निकलता है, ठीक है, उसमें से लाइट। अरे टकठा में से निकलेगा लाइट? नहीं ना निकलेगा। तो प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं भैया, प्रदीप्त वस्तु, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकल सकता उसको क्या बोलेंगे भैया, अप्रदीप्त वस्तु। अब बताओ बोर्डवा से प्रकाश निकलेगा? बच्चे बोलेंगे ना, तो इसको प्रदीप्त बोलेंगे कि अप्रदीप्त? अप्रदीप्त। ईंटा को प्रदीप्त बोलेंगे, अप्रदीप्त? बच्चे बोलेंगे भैया अप्रदीप्त बोलेंगे। फोन के टॉर्च को क्या बोलेंगे? फोन के टॉर्च को प्रदीप्त बोलेंगे। टॉर्च को क्या बोलेंगे? टॉर्च को, अरे बोलो सुनाई दे रहा है, टॉर्च को क्या बोलेंगे? प्रदीप्त बोलेंगे। अच्छा और क्या बोल सकते हैं? कपड़ा को क्या बोलेंगे? इस कपड़ा को अप्रदीप्त बोलेंगे। तो अप्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं भैया, अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको क्या बोलेंगे भैया, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। इतना तक किसी को कोई दिक्कत? बच्चे बोलेंगे कि इसमें दिक्कत की कोई बातें नहीं है, आप समझाइएगा, हमको दिक्कत हो जाएगा। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
तो यहाँ तक समझ में आ गया? बच्चे बोलेंगे हाँ भैया इतना तक तो पक्का समझ में आ गया, लेकिन आप लिखवाते नहीं है ना, यही एक दिक्कत है। तो देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि इसके लिए आपको जो PDF नोट्स मिलेंगे उसमें ये सब कुछ लिखा गया हुआ है कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो जब आपको वो नोट्स मिलेगा ना तो उस नोट्स में आप देखिएगा अच्छे ढंग से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और वहां से यहाँ समझ लो, वहां लिख लेना, बचेगा क्या? और कुछ करना है क्या? याद करना। तो याद तो भाई तुमको खुद से करना पड़ेगा, ऐसे याद में करना ही क्या है, समझ जाओ तो में यादें क्या करना है, अपना मन से बना के लिख सकते हैं। अब प्रकाश की किरण का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरण जो होती है ना वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। अगर किसी वस्तु से प्रकाश, जैसे मान लो सूर्य है, ठीक है, सन, क्या मान लिए भैया सन, तो सूर्य से प्रकाश निकली तो हमेशा क्या निकलेगी भैया? सीधी रेखा में प्रकाश गमन करेगी, ठीक है। प्रकाश ऐसे ऐसे नहीं जाता है, ऐसे ऐसे नहीं जाता, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि प्रकाश की किरण कैसे चलती है तो बोलिएगा कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। क्या प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे चलेगा? क्या ऐसे ऐसे चलता है? ऐसे ऐसे नहीं चलता। मुझे डांस कर रहे हो ना, ना ऐसे ऐसे नहीं चलता है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण कैसे चलता है भैया? ऐसे चलता है। तो जो प्रकाश की किरण है वो कैसे चलता है? सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसे ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण कैसे चलती है भैया? सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण है वो क्या करती है भैया? सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। गमन करने का मतलब होता है चलना, सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण क्या होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, ठीक है, जैसे सूर्य से निकला हुआ प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। कोई बोलेगा कि ना भैया हम तो फोनमा के टॉर्च बा जलाते हैं ना तो ऐसे प्रकाश निकलता है, ऐसे। अरे वो सीधी रेखा में रहता है, ठीक है। प्रकाश की जो किरणें रहती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कोई बोलता है कि ना ना हम नहीं मानेंगे, रूम में बल्ब जलता है ना तो पूरा रूम ही ज्योत हो जाता है, तो वो तो गोला प्रकाश हो गया। ना ना, उसकी सीधी रेखा है ना, प्रकाश की किरण की बात हो रही है, ठीक है। प्रकाश की किरण की बात हो रही है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक। उसे बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही है, उसके बाद आपका पूरा रूम में लाइट आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रकाश की किरण क्या करती है भैया? सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक। किरण पुंज किसको कहते हैं? किरण पुंज है ना। पूंजी, पूंजी का मतलब समझते हैं? पूंजी ना, किसी को बोला जाता है कि पूंजीपति। पूंजीपति का मतलब क्या होता है कि जिसके पास बहुत रुपया हो। पूंजीपति का मतलब क्या होता है? जिसके पास बहुत रुपया हो। कुंजी का मतलब समझते हो? कुंजी, गांव देहात में बोला जाता है कुंजी। कुंजी का मतलब होता है कि चाबी का जो गुच्छा वगैरह होता है उसको कुंजी बोला जाता है। कुंजी कहाँ है? पूंजी का मतलब होता है कि बहुत सारा रुपया एक साथ होता है तो उसको पूंजी बोला जाता है, ठीक है। पूंजीपति नहीं बोला जाता, पूंजीपति है। किरण पुंज का मतलब क्या होना चाहिए? कि बहुत सारा क्या रहना चाहिए? किरण रहना चाहिए। मतलब जब प्रकाश की किरण बहुत सारा हो, ठीक है, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे भैया? किरण पुंज बोलेंगे। समूह का मतलब ये होता है कि बहुत सारा, तो किरण, बहुत सारा किरण का जब समूह निकलेगा एक साथ तो उसको क्या बोलेंगे भैया? किरण पुंज बोलेंगे। तो किरण पुंज का मतलब होता है किरणों के समूह को क्या बोलते हैं भैया? किरण पुंज बोलते हैं। इसके बारे में लिख देते हैं कि किरणों के समूह को क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं जी? किरणों की समूह, किरणों के समूह भैया, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं भैया? किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, पता है? किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है भैया? अपसारी किरण पुंज। अब बच्चा सनाई में बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। क्या भैया? ट्रिक। और ट्रिक याद कर लोगे ना उसके बाद में दिक्कत नहीं होगा। अब इनमें बच्चा सा कंफ्यूज कर जाता है कि कहां से निकलेगा कहां जाएगा, वो सब कुछ नहीं करना। ध्यान से देखो, इनमें ट्रिक बता रहे। ट्रिक क्या है? ट्रिक भैया, अभिसारी किरण पुंज, और एक और होता है, क्या होता है भैया? समांतर किरण पुंज होता है भैया, समांतर किरण पुंज होता है, किरण पुंज। अब देखिए तीनों समझिएगा ध्यान से। ये किरण पुंज के, देखो किरण पुंज किसको कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। आप लोग बोलना, उसे ना हमको सुनाई दे रहा है भाई। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, एक होता है समांतर। तो समांतर किरण पुंज तो सबको समझ में आता है कि भैया जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है तो उसको कौन सा किरण पुंज बोलते हैं भैया? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। बताओ ये समांतर है कि नहीं है? बच्चा बोलेगा बिल्कुल है। तो समांतर किरण पुंज का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है तो उसको कौन सा किरण पुंज बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। तो इसके बारे में तो कुछ समझना ही नहीं, इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया ये तीनों आपस में क्या है? समांतर है। समांतर किरण पुंज खत्म। बच्चे बोलेंगे हाँ भैया ये समझ में आ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। बच्चे बोलेंगे भैया अही दोनों में तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसको अपसारी बोलेंगे और किसको अभिसारी बोलेंगे। तो देखो यहाँ को ट्रिक बता रहे। क्या बता रहे भैया? ट्रिक बता रहे। अभिसारी क्या है भैया? अभिसारी। क्या यहाँ पे भ आ रहा है? अभी भ आ रहा है ना,
भ से भीतर होता है, बच्चे बोलेंगे हाँ भ से भीतर होता है। तो अभिसारी, तो यहाँ भ आया तो भ से भीतर हुआ, तो यहाँ क्या आया भैया भ, और भ से क्या होता है भैया भीतर। तो जब प्रकाश की किरण भीतर की ओर आएगी, भीतर की ओर आने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे है और प्रकाश की किरण मेरे पास आ रही है, ठीक है, भीतर की ओर प्रकाश की किरण आ रही है। इसका मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण ऐसे आए, सॉरी ऐसे, बताओ तीर किधर, अंदर की ओर कि बाहर की ओर, बच्चे बोलेंगे भैया अंदर की ओर, भीतर की ओर बनाइए। तो जब प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है किसी एक बिंदु पर आती है, मतलब भीतर की ओर जब प्रकाश की किरण आती है तो उसको कौन सा किरण पुंज बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो जब बहुत अलग अलग स्रोतों से, ध्यान से समझिए इसका मतलब समझो, इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग स्रोतों से प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आके मिलती है, उसको क्या बोलते हैं भैया, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। मतलब भीतर की ओर आ रही है ना यहाँ पे, अरे भीतर की ओर आ रही है ना, तो इसका क्या बोलेंगे हम कि अलग अलग स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश की किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बस यही है। तो उल्टा हो जाएगा, अगर उल्टा क्या होगा भैया, अपसारी होगा। मतलब किसी भी एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें को क्या बोला जाता है भैया, अपसारी किरण पुंज बोला जाता है। ध्यान से समझिए इसको बोलते हैं अपसारी, अपसारी, और इसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं भैया, अभिसारी बोलते हैं। तो अभिसारी मतलब भ से भीतर, तो जब प्रकाश की किरणों भीतर की ओर आता है तो उसको कौन सा किरण पुंज बोलते हैं भैया, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरणें बाहर की ओर निकलती है तो उसको अपसारी बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर निकलती है तो उसको समांतर किरण पुंज बोलते हैं। तो बताइए ऐसा में किसी को कोई दिक्कत है क्या? बच्चे बोलेंगे ना, 1% भी दिक्कत नहीं है, हम आपके सभी बातों को समझ रहे हैं। अब पदार्थ के बारे में समझिएगा, ठीक है। पदार्थ ना 3 गो होता है, ध्यान से समझिएगा। एक होता है पारदर्शी, यहां लिख देते हैं पारदर्शी। दूसरा होता है अपारदर्शी, ध्यान से समझना, अपारदर्शी, अपारदर्शी। और एक और होता है पारभासी। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आई में मतलब ये जो चैप्टर है इसमें 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके तुम पार देख सकते हो। नाम से समझो, ट्रिक है यहाँ पे। बच्चाओं में कंफ्यूज कर जाता है कि क्या है ये पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि पार, आर पार ना, पार देख सकते हो। पार देखने का मतलब होता है कि उस पार तुम देख सकते हो। जैसे चश्मा, क्या चश्मा के आर पार देखा जा सकता है? बच्चे बोलेंगे हाँ बिल्कुल देखा जाएगा। तो क्या ये पारदर्शी होगा? बच्चे बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल पारदर्शी होगा। अच्छा, ये फोनमा के आर पार तुम देख लोगे, अब देखो दिख रहे हैं हम। बच्चे बोलेंगे हाँ, लेकिन कुछ पोर्शन मेरा नहीं ना दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी बोलेंगे। तो नहीं बोलना, आवाज आता है यहां तक। तो पारदर्शी का मतलब होता है कि जिसके आप आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी का मतलब होता है कि जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो फिर पारभासी का होता है। पारभासी का मतलब होता है जिसमें ना हल्का हल्का तुम देख सकते हो, ठीक है। जैसे कागज जो होता है, कागज, ठीक है, कागज का जैसे तुम्हारा जो है ना कागज, कॉपी का कागज, उसको तुम तेल में डुबो दो और उसके बाद में तुम प्रकाश का किरण डालो, हल्का हल्का निकल जाता है। मतलब तेल में डुबाया हुआ जो कागज है वो पारदर्शी होता है क्या? बच्चे बोलेंगे ना। अपारदर्शी होता है क्या? ना। क्या होता है भैया? पारभासी होता है। तो पारभासी का मतलब होता है कि जिसमें कुछ प्रकाश की किरणें क्या होती है, निकल जाती है। ध्यान से समझिए। पारदर्शी का मतलब अपारदर्शी, और पारभासी का मतलब समझिएगा। पारदर्शी का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश की किरणें पूरा निकल जाए। जैसे मेरा चश्मा है, अगर इधर से हम लाइट जलाएंगे तो पूरा प्रकाश की किरणें निकल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे, ठीक है। किसी देखते हो होटल वगैरह में जो शीशा वगैरह लगा रहता है, और आर पार नहीं देख लेते हैं, इधर से तुम लाइट जलाओगे तो लाइट उधर नहीं जाएगा। बच्चे बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल जाता है। तो क्या उसको पारदर्शी बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल पारदर्शी ही बोलेंगे। अच्छा, दीवार के तुम आर पार देख लोगे, इधर से लाइट जलाओ तो वो रूम में जल जाएगा? बच्चे बोलेंगे ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या दीवार को क्या बोलोगे? अपारदर्शी बोलोगे। अच्छा, पारभासी का मतलब होता है कि जिससे हल्का प्रकाश की किरण निकल जाती है, ठीक, मतलब कुछ प्रकाश की किरण रह जाता है और कुछ निकल जाता है। जैसे तेल लगा कागज, उसको क्या बोलते हैं भैया? पारभासी बोलते हैं। खून वगैरह जो होता है, दूध वगैरह होता है, तो उस समय क्या होता है कि हल्का प्रकाश का किरण जो होता है वो उससे निकल पाता है। तो पदार्थ आप समझ गए कि क्या होता है, किरण पुंज आप समझ गए क्या होता है, प्रकाश की किरणें कैसे चलती है वो आपको समझ में आ गया, प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं वो समझ में आ गया, प्रकाश स्रोत आपको समझ में आ गया, और प्रकाश क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। बच्चे बोलेंगे भैया एक बार फिर से जल्दी जल्दी बोल दो ना, समझ में आ जाएगा। देखो, प्रकाश का मतलब होता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब जब तक प्रकाश नहीं रहेगी तब तक हम किसी वस्तु को देखेंगे का नहीं देख पाएंगे। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी उसको क्या बोलेंगे भैया? प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। प्रकाश स्रोत क्या होता है भैया? 2 होता है, एक होता है प्रकृति प्रदत्त, एक होता है मानव निर्मित। सूर्य क्या है?
प्रकृति प्रदत्त। फोन क्या है? मानव निर्मित। टॉर्च क्या है? मानव निर्मित। तारा क्या है? प्रकृति प्रदत्त। अच्छा, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो सकती है उसे प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो सकती है उसे अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। प्रकाश की जो किरणें होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधा रेखा में गमन करता है। किरण पुंज का मतलब होता है कि जहां बहुत सारा किरण, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज तथा समांतर किरण पुंज होता है। बच्चे बोलेंगे भैया इसका परिभाषा आप क्या नहीं लिख रहे हो? भाई मैं जो पीडीएफ नोट्स आपको दूंगा ना वहां पे सभी कुछ का परिभाषा लिखा गया होगा, बस यहाँ पे आप समझते चलो। अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश की किरणें क्या होती है? बाहर की ओर निकले। किसी एक बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। अभिसारी मतलब अभी, भ से भीतर। तो जब प्रकाश की किरणें अलग अलग स्रोतों से होते हुए किसी एक बिंदु पर आती है तो उसको क्या बोलते हैं भैया? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरणें समांतर निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है जिसके आप आर पार प्रकाश की किरणें निकल सकता है। अपारदर्शी मतलब निकल भी नहीं करेगा, पारभासी मतलब हल्का फल्का निकलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। अब आते हैं मेन चैप्टर पे। प्रकाश का परावर्तन यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रकाश का जो परावर्तन जो चैप्टर है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हम बेसिक पढ़े हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है। अब हम प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। परावर्तन का मतलब पता है क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है टकरा के भागना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा के भागना। जैसे आपके घरवा में जो आईना वगैरह रहता है जिसमें तुम अपना थुथुनमा देखते हो, उसमें तुम टॉर्च जलाओ तो टॉर्च जलाओ, टकरा के भागेगा कि नहीं भागेगा? भागता है। मतलब वहां पे प्रकाश का क्या हुआ है? परावर्तन हुआ। परावर्तन का मतलब होता है टकराना। तुम इधर से प्रकाश की किरण डालो, यहाँ से तुम टॉर्च जलाओ तो टकरा के भागेगा वैसे, तो वहां पे परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे बोलेंगे भैया बिल्कुल हुआ। तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जहां पे प्रकाश की किरणें क्या होती है? किसी सतह से टकरा कर क्या होती है? लौट जाती है उसी माध्यम में। जैसे हम क्या किए कि एक हम आईना ले लिए, ठीक है, आईना दर्पण एगो ले लिए, ठीक है, इस पर प्रकाश की किरण डाले। बच्चे बोलेंगे हाँ भैया चलिए प्रकाश की किरण आपने डाला। अच्छा, तो अगर परावर्तन हो रहा है तो टकरा के भागेगा? बच्चे बोलेंगे भैया बिल्कुल भागेगा। तो ऐसे भाग जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन होता है। अच्छा, जो प्रकाश की किरण आती रहती है ना, देखो अब यहाँ पे हम तुमको खड़ा करा दिए, तो तुम वहाँ पे खड़ा हो गया और तुम बोल रहे, देखो हम तुमको यहाँ पे खड़ा करा दिए, तो यहाँ पर खड़ा होके क्या बोलेगा? भैया ये वाला किरण आ रहा है मेरे पास, आ रही है मेरे पास। ये वाला जो किरण है वो क्या हो रही है भैया? आ रही है मेरे पास। और ये वाला किरण हमरा से दूर भाग रही है। तो ये किरण तुम्हारे पास आ रही है ना, आ रही है। अ से आपतित किरण और अ से आना, तो ये किरण क्या हो रही है? आ रही, तो इसको आपतित किरण बोला जाता है। इसको क्या बोलता है? आने वाली किरण को क्या बोला जाता है भैया? आपतित किरण बोला जाता है। ठीक, आपतित किरण बोला जाता है। ध्यान से समझना। टकरा कर भागने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण बोलते हैं। टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं भैया? परावर्तित किरण बोलते हैं। जिस बिंदु पर पड़ती है ना, जिस बिंदु पर पड़ती है उसको बोला जाता है आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलते हैं भैया? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं भैया? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं भैया? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती है ना, उस विशेष बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, ये तो भैया दर्पण है, ठीक है, इसको हमने मान लिया दर्पण। इसको क्या मान लिया हमने? दर्पण। समतल दर्पण है यहाँ पे, ठीक है, दर्पण मान लिया। इस दर्पण के 90 डिग्री पर खींचिएगा ना जो एक लाइन, इस लाइन को बोला जाता है अभिलंब। ध्यान से समझना, इस लाइन को क्या बोलते हैं भैया? अभिलंब बोलते हैं। दर्पण के 90 डिग्री पर खींच, देखो ये दर्पण ही है ना, दर्पण, तो दर्पण के 90 डिग्री पर नहीं है, तो दर्पण के 90 डिग्री पर खींचा गया जो लाइन है, जो लंब है, दर्पण के 90 डिग्री पर जो खींचा गया लाइन है उसको क्या बोलते हैं भैया? अभिलंब बोलते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? बच्चे बोलेंगे यहाँ तक तो पूरा समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे खड़ा हो गए, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसको हम आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, और जहाँ से इस दर्पण के 90 डिग्री पर खींचा गया जो लंब होता है उसको क्या बोलते हैं भैया? अभिलंब बोलते हैं। इतना तक किसी को कोई दिक्कत? बच्चे बोलेंगे भैया कहाँ कुछ दिक्कत है, विज्ञान है ये नहीं है, ये नहीं है, इतना हल्का पढ़ा रहे हो। अभिलंब और आपतित किरण, ध्यान से समझिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या बोला जाता है भैया? आपतन कोण बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं भैया? आपतन कोण बोलते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोला जाता है। परावर्तन कोण कहते हैं।
क्या कहते हैं भैया, परावर्तन कोण कहते हैं। तो बस इतना ही है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन यही होता है कि आपने एक समतल दर्पण लिया, समतल दर्पण पर आपने कोई प्रकाश का किरण डाला, प्रकाश का किरण जिस बिंदु पर पड़ा उसको आपतन बिंदु बोलेंगे, जहां से टकरा कर लौटेगी तो लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं, जिस बिंदु पर पड़ता है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। इस दर्पण के 90 डिग्री पर जो लाइन रहता है उसको अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। इस फिगर को एक बार ध्यान से समझ लो कि क्या क्या हो रहा है इसमें। इस फिगर को एक बार ध्यान से देखिए, क्या क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। बस बोलेंगे भैया कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ है ही नहीं है। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब आपको समझ में आ गया कि प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ी, किसी सतह पर पड़ी और पड़कर टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब समझ में आ गया। अब हम देखो, अब यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखना पड़ता है इसे कि आपतित किरण है ना, आपतित किरण। अब इसके बारे में हम लिखेंगे कि प्रकाश के आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो आपको इसी सब समझ में आ रहा है। ठीक है, बिहार बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। बिहार बोर्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के चित्र की व्याख्या आप कीजिए, या फिर आपसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, आपसे इतना पूछेगा। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पता है क्या रहता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछता है आपसे नियम, क्या पूछेगा भैया, नियम। नियम आपसे पूछेगा किसका भैया, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम बोलता है। ठीक, ये बहुत बार पूछा जा चुका है 2 नंबरी में। ठीक है, इसको VVI मानते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ VVI। सबसे पहला VVI क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं। तब याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब दोनों नियम को याद कर जाना, कल कि बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा हुआ है, बहुता बार, क्या बोले, बहुता बार। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं भैया, 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है, ध्यान से समझना, आपतित किरण, ध्यान से देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ध्यान से समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक को समतल सतह पे होता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये पूरा एक बोर्डवे पे रहेगा, इधर उधर नहीं आ रहा है, एक को समतल सतह पे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पे होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है भैया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा का भैया, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों, 3 गो है ना भैया, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, वो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। क्या होते हैं भैया, एक ही समतल सतह पर होते हैं। क्या होते हैं भैया, एक ही समतल सतह पर होते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये लाइन है ना, लाइन बोर्ड पे है सब कुछ, ये पूरा फिगर बोर्ड पे बना हुआ है तीनों। अच्छा, हम ना क्या किए कि हम अपना फोन में, कहाँ गया, वेयर इज माई फोन, देखो हम अगर छोटा फिगर बनाए रहते तो ऐसे करते हैं तो क्या, लाइनवा सब में नहीं ढक जाएगा, ये तीनों लाइन 1 2 3, ये तीनों लाइन में ढक जाएगा कि नहीं ढक जाएगा, फोनमा के अंदर ढक जाएगा कि नहीं ढक जाएगा। या फिर हम बड़का कोई कॉपी लेके इसको ढकेंगे तो ई और ई तीनों ढकेगा कि नहीं ढकेगा, बच्चे बोलेंगे भैया ढक जाएगा। तो कोई चीज़ अगर पूरा, जैसे हम यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे फोन है ना, फोन, तो फोन है क्या है, समतल है। क्या है भैया, समतल। मेरा हाथों अगर इस पे आ गया तो मेरा हाथ इसमें ढक गया कि नहीं ढक गया, तो मेरा हाथ इस समतल सतह में है, तो इसको अगर ढक देंगे तो पूरा समतल सतह में नहीं आएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक गो समतल सतह में है। इसका दूसरा का नियम, इसको याद कर लो, आपतित, एक बार बोलो तो नहीं बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पे होते हैं। दूसरा का नियम लिखिए इसका, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कहाँ है, आपतन कोण भैया, ये है आपतन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये 45 है तो इहो 45, ई 30 है तो इहो 30, ई 50 है तो इहो 50, ई 60 है तो इहो 60। ठीक है, मतलब जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही क्या होगा भैया, परावर्तन कोण होगा। अगर ऐसा सिस्टम है तो मतलब प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं या फिर समान होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर,
तो ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हो गए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है भैया? 2 नियम, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पे होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है भैया? आपस में बराबर होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन क्या होता है आपको समझ में आ गया? प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको समझ में आ गए। अब इससे आगे कुछ पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, ये सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। और आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो रहा होगा, जो पहले से पढ़ रखे उनका अच्छा खासा रिवीजन हो रहा होगा, और जो स्टूडेंट अभी नए हैं, जो इन चैप्टर के बारे में नहीं पढ़े हैं, उनका बहुत अच्छा खासा पढ़ाई हो रहा होगा। और साथ में आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो नोट्स है उस नोट्स को डाउनलोड कीजिए और नोट्स आप खुद से बनाइए और बेहतरीन नोट्स बनाइए। यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ समझा पूरा पा रहा हूँ। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है इमेज। इमेज जैसे आप लोग के फोन में ना एक फोल्डर रहता है इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? फोटो। फोटो कोई चीज का कैसे बनता है पता है? जहाँ पे ना, जैसे एक उससे पहले एक बात समझो कि आप किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं कैसे देख पा रहा हूँ? जब प्रकाश की किरण इस मार्कर पर पड़ी और यहाँ से टकराने के बाद मेरे आंख पे आएगी, तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। मतलब क्या है कि जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं, पहले उस वस्तु पे प्रकाश की किरण पड़ेगी और प्रकाश की किरण टकरा के आपके आंख पर आएगी, तभी आप उस वस्तु को देख पाइएगा। एक रूम है, एक रूम के किसी कोना में कोई एक वस्तु रखा गया हुआ है, ईंटा है, मान लेते हैं ईंटा रखा गया हुआ है, और आपका मन है कि उस ईंटा को देखे, लेकिन उस ईंटा तक लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तब आप उसको नहीं देख पाइएगा। बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया लाइट जब रहेगा तो हम वस्तु को देख पाएंगे। नहीं नहीं, लाइट उस वस्तु पर पड़ेगा तभी आप उस वस्तु को देख पाइएगा, क्योंकि उस वस्तु से लाइट टकराएगी और आपके आंख पे आएगी, तभी आप उस वस्तु को देख पाइएगा। यही कारण होता है कि आपका जो बेड वगैरह रहता है, बेड के अंदर का पार्ट नहीं दिखते रहता है, अंधेरा अंधेरा दिखता है। कहला कि वहां तक प्रकाश पहुंच नहीं पाती है, और जब अंदर तक प्रकाश पहुंच नहीं पाएगी, ना होता है कि बेडवा के अंदर कोई चीज गिर जाता है रात में, तो तुम टॉर्च जला के निकाल दो कि देख रहे हुआ है होता है ना ऐसा। कहला कि उस वस्तु तक प्रकाश पहुंच ही नहीं पाई, और जब तक उस वस्तु पर प्रकाश नहीं पहुंचेगी तब तक आपकी आंख पड़ेबे नहीं करेगी, तब आप कैसे देख लीजिएगा। अगर बस लाइट की बात होती तब तुम ले वस्तु वहां रख देंगे, थोड़ा आंख पे लाइट जला देंगे, दिख जाएगा। नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ी। तो जब तक वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ेगी तब तक हम किसी वस्तु को देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है वहां पे प्रतिबिंब बनती है, या फिर जिस बिंदु पर हम उसको कटवा देते हैं ना, जिस बिंदु पर कटवा देते हैं वहां पे क्या बनता है भैया? प्रतिबिंब बनता है। मतलब या तो कट सकता है या फिर कटवा सकते हैं। अब कटेगा कब और कटवाएंगे कब, वो तो गोलीय दर्पण पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा। अभी समझना है कि कटेगा कैसे और कटवाएंगे कैसे। बस आपको यही समझना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, मतलब कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है और वो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कट रही है या फिर उसको आप कटवा रहे हैं, उस विशेष बिंदु पर जो फोटो बनता है उसको क्या बोलते हैं भैया? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है भैया? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब। दूसरा होता है काल्पनिक अथवा आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है भैया? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं कटेगा, और आभासी का मतलब होता है कि नहीं, कटा नहीं है, आप उसको क्या किए भैया? कटवाए हैं। तो जहां पे कटा है वहां पे क्या बनेगा भैया? वास्तविक बनेगा, और जहां पे आप कटवाए हैं वहां पे क्या बनेगा भैया? आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब समझ गए। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? कहला कि ये जो है ना VVI, ये बिहार बोर्ड ना पूछा गया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन कि प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिबिंब का बस इतना ही है कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण टकराने के बाद, मतलब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटेगी या फिर जिस बिंदु पर कटाई जाएगी, उस विशेष बिंदु पर बने वस्तु के स्वरूप को क्या बोलते हैं भैया? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, दूसरे काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और जिस बिंदु पर आप उसको कटवाते हैं उस विशेष बिंदु पर बने वस्तु के प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। काल्पनिक का मतलब ये होता है कि कल्पना करना। आप कल्पना करके आप उसको कटवा रहे हैं। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दिया गया हुआ है, क्या ये कट रहा है? क्या बच्चों बोलेंगे नहीं, नहीं कट रहा है, हमारा मन है कटवाने का। मतलब हम क्या किए? कल्पना करके आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पे कटवा दिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। तो जहाँ पे आप कल्पना करके कोई चीज कटवा रहे हैं तो उसको आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिएगा। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया। VVI इसलिए बोल रहे हैं कि इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बोलते हैं। ठीक, अब समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण, समतल का मतलब ये होता है कि कोई चीज प्लेन होना चाहिए।
ये जो बोर्ड है वो समतल है क्या? बच्चे बोलेंगे हाँ भैया ये जो बोर्ड है वो समतल है। तो समतल दर्पण का मतलब होता है कि कोई चीज समतल होना चाहिए। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जब समतल दर्पण पर, जैसे मान लो ये समतल दर्पण हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है, और ऊपर से टॉर्च जलाएंगे एकदम सीधा 90 डिग्री पर, एकदम 90 डिग्री पर टॉर्च जलाएंगे ना, तो टॉर्च का लाइट टकराने के बाद फिर वही रास्ता पे आ जाता है। ऐसा तुम ट्राई करना, घर पे जो आईना होगा ना, आईना में जाना, एकदम सामने से लाइट जलाओगे, तो जब सामने से जब लाइट जलाओगे ना, तो एकदम टकराने के बाद ना भागेगा फिर वही रास्ता पे। मतलब क्या होता है कि समतल दर्पण में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण को डालते हैं लंबवत, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री पे, तो फिर से वो प्रकाश की किरण का परावर्तन किस पथ पे होता है भैया? तो जिस पथ से आता है उसी पथ पे उस प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन क्या होता है भैया? उसी पथ पे होता है, जिस रास्ता से आता है उसी रास्ता से लौट जाता है। अब देखिए यहाँ से पूछता है क्वेश्चन बिहार बोर्ड, यहाँ से VVI टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। ये कितना बार पूछा जा चुका है और हो सकता है कहीं इस बार भी पूछ दे कि समतल दर्पण द्वारा एक प्रतिबिंब जो बनता है उसका विशेषता बताइए। अच्छा तुम आईना के सामने जाके खड़ा हो जाओ। अब आईना के सामने खड़ा हो गए तो तुमको ना लगता है कि हमारा जो फोटो है वो आईना के अंदर बन रहा है? मतलब क्या होता है कि दर्पण के पीछे बनता है कि नहीं बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के क्या बनता है भैया? पीछे बनता है। दूसरा, क्या ओरिजिनल में कोई आईना के अंदर जाके खड़ा हो जाता है? बच्चे बोलेंगे ना भैया फोटो रहता है। मतलब क्या ओरिजिनल है, वास्तविक है क्या? नहीं, वास्तविक नहीं है। तो कौन सा है भाई? काल्पनिक है। तो काल्पनिक बनता है। अच्छा तुम जितना को रहते हो इतना को जाके दिख जाते हो? ऐसा तो होता नहीं। अब जितना साइज का रहिएगा उतना ही साइज में उसमें दिखता है। अब तुम अपना फोन में ले जाते हो आईना के सामने तक, छोटा फोन बन जाता है? नहीं ना बनता है। मतलब जितना आकार का जो वस्तु रहता है उतना ही आकार का उसका क्या बनता है? फोटो बनता है। किस चीज में? समतल दर्पण में। ठीक है, वस्तु जितना को रहता है उतना ही आकार का फोटो बनता है। अच्छा बच्चे बोलेंगे भैया गाड़ी में जो आईना लगा रहता है उसमें छोटा क्या दिखाई देता है? उसमें तो बड़का बड़का ट्रक तंका को दिखाई देने लगता है। तो उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण का काम होता है किसी वस्तु को छोटा साइज करके दिखाना। ठीक है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण कुछ नहीं करता है, जितना को रहोगे उतने को दिखोगे। ठीक है, अगर तुमको छोटा दिखना है तो उत्तल दर्पण में जाके देखो। ठीक है, उत्तल दर्पण में खड़ा हो जाना, पूरा बॉडी दिखाई देगा तुम्हारा। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है भैया वो आगे पढ़ेंगे। अभी समतल दर्पण में क्या होता है कि जितना आकार आपका रहता है उतना ही आकार का आपका फेस उसमें दिखेगा। एक चीज और गेस कीजिएगा कि जब आप किसी आईना के सामने खड़ा रहिएगा ना, तो आपको ये चीज फील होगा कि आईना के उतने अंदर कोई खड़ा है। मतलब जितना आप आईना से आगे खड़ा रहिएगा, जितना आप समतल दर्पण से आगे खड़ा रहिएगा, उतना ही आपका फोटो समतल दर्पण के क्या बनेगा? पीछे बनेगा। जितना आप आईना से आगे खड़ा रहिएगा समतल दर्पण के, उतना ही पीछे क्या बनेगा भैया? फोटो बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक तो क्लियर है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसको तुम लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। घर पे ट्राई कीजिए, आईना के सामने जरा जाके खड़ा होइए और सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब भी आपको समझ में आ गया। अब ये गोलीय दर्पण क्या होता है? नामे से पता चल रहा है कि समतल दर्पण मतलब तो समतल था। गोलीय दर्पण में क्या होगा? गोलीय दर्पण मतलब गोला दर्पण होगा। बच्चे बोलेंगे हाँ भैया गोलीय दर्पण मतलब गोला दर्पण होगा। गोला किसको बोला जाता है? जैसे मान लेते फुटबॉल, फुटबॉल एक गोला है। ठीक है, हम मान लेते कि शीशा का फुटबॉल है। ध्यान से समझना, शीशा का फुटबॉल है, पूरा शीशा का फुटबॉल हम बना दिए, तो क्या उसको एक गोला बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे हाँ भैया गोला बोलेंगे उसको। हम क्या किए कि फुटबॉल बना दिए, फुटबॉल का कुछ पार्ट हम काट के हटा दिए। क्या किए भैया? फुटबॉल का कुछ पार्ट काट के हटा दिए, और जो पार्ट बचा उसको हम क्या कर दिए भैया? पेंट कर दिए। उसको बोलते हैं रजित करना। क्या बोलते हैं उसको? रजित करना। तो जब फुटबॉल के कुछ पार्ट को काट के हमने हटाया, तो क्या गोलीय दर्पण गोलीय जो गोला है उसका एक खोखला गोला का एगो पार्ट है ना, यहाँ पे बचा, एगो भाग बचा ना, और उस भाग को हम क्या किए? रजित कर दिए। तो इसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब होता है कि खोखले गोले का एक भाग होता है जो रजित करने के आधार पे पाए जाते हैं। दो प्रकार के, एगो अवतल दर्पण होता है, एगो उत्तल दर्पण होता है। लेकिन जब भी आपसे कोई पूछे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण एक खोखला गोला का एगो भाग होता है जिसे रजित किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये गोला था तो इसका एगो केंद्र होगा। बच्चे बोलेंगे हाँ भैया इसका बिल्कुल एक केंद्र होगा। ठीक है, उससे आगे समझते हैं। अब देखो, अवतल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। जब आप पेंट करते हैं ना, तो एक बार तो बाहर आप पेंट कर सकते हैं, एक बार अंदर पेंट कर सकते हैं। दो तरीका से आप पेंट कर सकते हैं, या तो फुटबॉल के बाहर से पेंट कर दो, या फिर फुटबॉल के अंदर जाके पेंट कर दो। दुई जगह ना पेंट करोगे। अब दूसरा कोई सतह होता क्या है? तो या तो आप बाहरी सतह को पेंट कर सकते हैं या फिर भीतरी सतह को पेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। जब आप उसके बाहरी सतह को पेंट करते हैं ना, तो अवतल दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, और जब उसके भीतरी सतह को पेंट करते हैं तो उत्तल दर्पण आपको प्राप्त होता है।
तो अवतल दर्पण कब प्राप्त होगा? जब अंदर वाला सतह को पेंट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अंदर वाला सतह, सॉरी अंदर बोले बाहरी सतह बोल रहे हैं। अब पहचानाएगा कैसे? ध्यान से देखो, क्या इसको बढ़ा के हम अ लिख सकते हैं? तो अ से अवतल दर्पण, और ये अ बन गया। यहाँ समझो, देख कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हम तुमसे पूछे कि बताओ ना ये कौन सा दर्पण है, तो तुम बोलना कि देखो भैया हम इसको अ लिख देंगे ना, तो मतलब ये अवतल दर्पण है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा वाला जितना रहेगा ना जो उनसे अ बन रहा है, तो उसको कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण बनेंगे। तो बताओ यहाँ पे अ बन रहा है, अगर इसको इसे घिस देंगे तो अ नहीं बनेगा, तो ये कौन सा दर्पण हो गया भैया? अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया भैया? अवतल दर्पण हो गया। अच्छा, तो ये अवतल हो गया, तब फोकस, सॉरी ये क्या हो जाएगा भैया? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, एक वो बस पहचानो, दूसरा का अपने आप पहचान आ जाएगा। अवतल दर्पण में क्या होता है? जहाँ पे अ बनेगा उसको अवतल दर्पण बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे अ न बन रहा है, तो इसको कौन दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण। इसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके गोलीय दर्पण के जिस भाग के बाहरी सतह को आप पेंट करते हैं या फिर रजित करते हैं, तो वहां से अवतल दर्पण की प्राप्ति होती है। और जब उत्तल दर्पण की प्राप्ति करनी होती है तो उसके भीतरी सतह को क्या करते हैं? रजित करते हैं। तो ऐसे उतना याद नहीं करना है, हालांकि बिहार बोर्ड ऐसा नहीं पूछेगा। ये पहचान में आना चाहिए कि अवतल दर्पण मतलब अ बनना चाहिए, और उत्तल दर्पण ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक वो समझ में आएगा तो दूसरा का समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट समझते हैं, पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण क्या बनेगा भैया? अ बनेगा। ध्यान से अच्छा से बना देते हैं, अच्छा से। अवतल दर्पण क्या बनेगा भैया? अ बनेगा। तो देखो ये अ नहीं बन रहा है, ऐसे कर देंगे तो अ ना बन जाएगा। और उत्तल दर्पण क्या होगा भैया? ऐसा होगा। उत्तल दर्पण क्या होगा भैया? ऐसा होगा। ध्यान से देखना। अब देखो ये कौन सा दर्पण है? बताइए कौन सा दर्पण है? बच्चे बोलेंगे भैया अवतल दर्पण है। कायला कायला कि इसको अगर बढ़ाएंगे तो अ बन रहा है। अच्छा, अवतल दर्पण है तो क्या ये एक खोखले गोले का भाग होगा? बच्चे बोलेंगे हाँ भैया ये खोखले गोले का भाग है। अगर इसको हम ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे ना, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो वो गोला बन जाएगा। तो ये खोखले गोले का भाग है। बच्चे बोलेंगे भैया बिल्कुल भाग है। और क्या हम उस भाग को पेंट कर दिए हैं, मतलब रजित कर दिए हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ भैया रजित कर दिए। तो ये एक अवतल दर्पण प्राप्त हो गया। अच्छा, ये खोखले गोले का भाग है तो फिक्स है कि इसका एक केंद्र होगा। बच्चे बोलेंगे हाँ भैया केंद्र होगा। तो इस केंद्र को बोला जाता है सी, और इसको बोला जाता है पोल। पोल का मतलब होता है कि जितना आप दर्पण ले रहे हैं ना, जितना आप इसका दर्पण का जो साइज होता है, उस साइज के मध्य बिंदु को बोला जाता है पोल। पोल या फिर इसको हिंदी में ध्रुव भी बोलते हैं। तो पोल, जब भी आपसे कोई पूछेगा पोल किसको बोलते हैं, तो पोल का मतलब होता है ना, अरे गांव देहात में नहीं होता कि पोलवा है ना, यहाँ तक होता है ना कि जमीन वगैरह बंटवारा तो यहाँ पे पोल गाड़ दो, मतलब बीचों बीच यहाँ पे पोल गाड़ दो। तो दर्पण के बीचों बीच जब पोल आप गाड़ोगे तो उसको बोलेंगे क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो दर्पण का जितना लंबाई रहेगा ना, उसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं भैया? पोल बोलते हैं। पोल से, ध्यान से समझिए, पोल से इस केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं भैया? इसको पी मान लेते हैं और इसको सी। तो पोल से केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा? पीसी होगा। इसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या ये देखो, ध्यान से देखो, ये गोलीय दर्पण था। गोलीय दर्पण मतलब पूरा एक खोखला गोला था, गोला का यह केंद्र था। तो केंद्र से यहाँ की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या ना बोलते हैं। अरे भाई देख, अगर ये हम बना रहे हैं ये, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र है तो इसको वक्रता केंद्र है तो इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो गया भैया? पीसी हो गया। अच्छा, इस वक्रता केंद्र तथा इस पोल के मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस। एफ जो है, एफ को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। फोकस बोला जाता है। मतलब इस ध्रुव तथा इस केंद्र के बीच का जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अच्छा, इस ध्रुव से इस फोकस के बीच की दूरी जो होती है ना, उसको बोला जाता है फोकस दूरी। यानी कि हम यहाँ पे पीएफ को क्या लिख देंगे भैया? फोकस दूरी लिख देंगे। ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इतना हल्का है कि क्या ही बताएं। जब भी आपसे कोई पूछे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो देखो वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है कि इस ध्रुव से इस केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे भैया? इस ध्रुव से इस वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, और इस ध्रुव से इस फोकस के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। ठीक है, और फोकस क्या होता है? ध्रुव तथा केंद्र के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। ध्यान से समझना, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि क्या क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया कि एक पोल होता है भैया, एक होता है मुख्य। अच्छा, एक और बचा हुआ है। इस लाइन जो है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष बोला जाता है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो इसको मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष बोलते हैं। किसको भैया? इस लाइन को। तो जो लाइन होता है, लाइन जो पोल को मिलाती है, ठीक है, जो पोल तथा किसको?
वक्रता केंद्र को मिलाती है, सी को मिलाती है, पी तथा सी को मिलाने वाली जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है भैया? प्रधान अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रधान अक्ष बोला जाता है, ठीक है, या फिर मुख्य फोकस इसको बोला जाता है, ठीक, सॉरी मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि जो एफ है उसको मुख्य फोकस या फिर फोकस बोल सकते हैं, सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र का मतलब क्या हुआ कि ये जो दर्पण है ना, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था ना ओकर एगो केंद्र होगा, उसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ध्रुव किसको बोलेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु का जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं भैया? ध्रुव बोलते हैं। मुख्य फोकस किसको बोलेंगे? इस ध्रुव तथा इस केंद्र के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमसे, हम क्या बोले कि ये पूरा दूरी के आधा को बोलते हैं ध्रुव, पूरा दूरी को आर बोलते हैं। पूरा दूरी जो होता है आर, मतलब ये जो वक्रता त्रिज्या है ना इसको आर से डिनोट करते हैं, आर। अच्छा, और फोकस दूरी को छोटका एफ से डिनोट करते हैं। क्या बताते हैं भैया? छोटका एफ। तो छोटका एफ का मतलब होता है फोकस दूरी और आर का मतलब होता है इस केंद्र से इस ध्रुव के बीच की दूरी को आर बोला जाता है। हम तुमको क्या बोले हैं कि पूरा जो लंबाई है ना ओकर मध्य बिंदु में पॉइंट पी रहता है, मतलब पूरा लंबाई का ये आधा होगा। ध्यान से समझो, मतलब छोटका एफ ही हो जाएगा। अच्छा, मध्य बिंदु है तो इतना और इतना दोनों बराबर होगा। अरे देखो, हम क्या बोले कि पूरा 10 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर पर आप एक कुछ रख दीजिए, तो इधरों 5 सेंटीमीटर और इधरों 5 सेंटीमीटर नहीं होगा। अगर पूरा 10 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर एक पर एक बिंदु बना दिए तो इधरों 5 सेंटीमीटर इधरों 5 सेंटीमीटर, मतलब इधरों एफ तो इधरों एफ। तो क्या हम आर बराबर 2f नहीं लिख सकते हैं? आर के जगह पे हम क्या 2f नहीं लिख सकते हैं? एफ प्लस एफ बराबर 2f। 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो एफ प्लस एफ बराबर 2f हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एफ बराबर हम क्या लिख देंगे? r/2। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो। अब बिहार बोर्ड आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि सिद्ध करे कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भैया? आधी होती है। तो इसको अभी हम प्रूफ करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको प्रूफ कैसे करना है। आपसे पूछता है बिहार बोर्ड क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो आपसे बिहार बोर्ड पूछा जा सकता है यहाँ पे क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि एफ बराबर क्या होता है, तो बता देना है एफ बराबर r/2 होता है। मतलब क्या हुआ कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो गोलीय दर्पण से संबंधित पद यही है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, पूछेगा कि प्रूव दैट एफ बराबर r/2, ठीक है, मतलब जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी है। हम यहाँ पे पहले एक दर्पण बनाते हैं। ध्यान से देखिए, हमने एक दर्पण बनाया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? बच्चा बोलेगा भैया ये अ बन रहा है तो अवतल दर्पण है। ये क्या होता है? बच्चा बोलेगा कि भैया इसको ध्रुव बोलते हैं और ये जो लाइन होता है उसको मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? बस बोलेंगे इतना तो बहुत ईजी है। हम क्या किए और एक चीज यहाँ पे बताते हैं। देखो, ये फोकस जो होता है, फोकस पता है कैसे प्राप्त होता है? फोकस प्राप्त करने का एक टेक्निक होता है कि जब आप दर्पण पर देखो, दर्पण है ना, दर्पण पर आप जब समांतर किरण डालते हैं ना, समांतर किरण का मतलब क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आप जब दर्पण पर किरण डालते हैं ना तो वो कहाँ से आती है भैया? फोकस से आती है। ये रूल अभी आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देख लेना कि जब दर्पण पर मुख्य अक्ष यही ना है, तो जब दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होते हुए गुजरती है। तो वही चीज यहाँ पे बनाते हैं। हम यहाँ पे एक समांतर किरण डाले तो कहाँ से गुजरेगी? यहाँ से कि यहाँ से? बच्चे बोलेंगे भैया फोकस से गुजरता है। तो फोकस कौन है? सी है कि एफ है? एफ है, तो यहाँ से ही गुजर जाएगी। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। हम यहाँ से लाइन एक ड्रॉ करते हैं। ठीक, ध्यान से देखना, ध्यान से। अच्छा, अब आपसे हम पूछ रहे हैं, यहाँ पे अभिलंब का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भैया? अभिलंब का। और ये आपतित किरण है और ये क्या है भैया? परावर्तित किरण है। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या बोला जाता है? बच्चे बोलेंगे आपतन कोण बोला जाता है। तो इसको आई लिख दे, बच्चे बोलेंगे लिख दीजिए। अच्छा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण बोला जाता है। तो इसको आर लिख देते हैं। इतना तक किसी को कोई दिक्कत? बच्चे बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 10वां का एगो कॉन्सेप्ट है ई वाला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना कि ये कोण और ये कोण बराबर होता है एकांतर अंतः कोण से। तो अगर ये कोण आई है, मतलब समांतर जब कोई किरण रहती है, मतलब ये अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, एकांतर अंतः कोण से, मतलब ये अगर आई है तो ये भी क्या होगा भैया? आई होगा। क्या होगा? आई होगा। अच्छा, और आप अभी जस्ट परावर्तन के नियम में पढ़ के आए कि आई बराबर क्या होता है भैया? आर होता है। मतलब यहाँ पे हम आई के जगह पे आर या फिर आर के जगह पे आई लिख दे, बच्चे बोलेंगे लिख दीजिए। तो यहाँ भी हम आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब आई और आर तो दोनों बराबर होता है।
मतलब क्या है, ये तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, तीनों कोण बराबर है, इहो बराबर है, इहो बराबर है, इहो बराबर है। अब यहाँ पे हम लिख दिए पॉइंट बी, ठीक है, मान लेते हैं कि पॉइंट बी है, ध्यान से समझिएगा, मान लिए पॉइंट बी है, तो एगो त्रिभुज बना, ध्यान से देखना, एक त्रिभुज बना, बच्चे बोलेंगे हाँ भैया एक त्रिभुज बना, बी बना, सी बना और एफ बना, इसका ई कोण और ई कोण दोनों बराबर है। किसी त्रिभुज में ना अगर कोई दो को कोण बराबर रहता है ना, तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जब कोई त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ई कोण के सामने की भुजा कौन है, सी एफ, तो सी एफ बराबर क्या होगा भैया, इसके आमने सामने की भुजा कौन है, इसके सामने की भुजा क्या है, एफ बी है, तो सी एफ बराबर क्या हो गया, एफ बी हो गया। देखो अभी यहाँ पे समझा रहे हैं, जब आपको नोट्स मिलेगा तो नोट्स में अच्छा ढंग से लिखा गया हुआ है, तो यहाँ पे सी एफ बराबर क्या लिख लिया भैया, एफ बी लिख लिया, ध्यान से समझिए। अच्छा एक और बात हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इस ए बी किरण को, ध्यान से समझो, अगर इस ए बी किरण को हम बहुत क्लोज यहाँ से भेज रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि यदि ए बी किरण को यहाँ से भेजेंगे, यहाँ से बहुत क्लोज भेजेंगे, तो बी यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, बी ई वाला बी यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ध्यान से समझो। तो यहाँ पर जो एफ बी बन रहा है, ध्यान से समझिए, यहाँ जो एफ बी बन रहा है, एफ बी वो पूरा चिपता होकर बैठ जाएगा कि नहीं, बैठ जाएगा पॉइंट पी पे। तो जब पॉइंट पे पी पर बैठ गया तो एफ बी के जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं पी एफ। अरे ध्यान से देखो, हम क्या बोले कि इसको बहुत क्लोज ला देते हैं, तो बहुत क्लोज लाएंगे तो यहाँ से भेजेंगे, तो यहाँ से भेजेंगे तो यहाँ पे बी बन गया। अब बी और पी दोनों एक के बिंदु पे है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर नहीं है, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि एफ बी बराबर क्या, एफ बी बराबर क्या, एफ बी बराबर क्या, पी एफ लिख सकते हो। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, लेकिन नोट्स में अच्छा ढंग से वहाँ पे लिख दिए होंगे कि एकांतर अंतक कोण से ये चीज़ बराबर है, ठीक है, और क्या क्या है सब कुछ वहाँ पे लिखा गया होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना। अच्छा पूरा दूरी क्या है भैया, पी सी, क्या पी सी को हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी, बच्चे बोलेंगे हाँ भैया इतना तो लिख सकते हैं, तो हमने पीसी को क्या लिखा, पीसी पूरा को इतना प्लस इतना, मतलब तोड़ तोड़ के हम लिख दिए। अच्छा ध्यान से देखिए, क्या एफसी के जगह पे, ध्यान से देखो एफसी या फिर सीएफ यहाँ पे है तो सीएफ लिख देते हैं, तो क्या सीएफ के जगह पे हम एफपी लिख सकते हैं, एफपी एफपी एफपी, यहाँ देख एफपी एफबी लिख दिए, ठीक है, ये पीसी है। अच्छा पीएफ रहने देते हैं। अच्छा एफ बी के जगह पे पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, तो क्या पी एफ प्लस पी एफ 2 पी एफ लिख सकते हैं, बच्चे बोलेंगे लिख सकते हैं। क्या पी सी जो है, पी सी केंद्र तथा, ध्यान से समझो, केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है भैया, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच दूरी को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, आर बराबर 2 गुने केंद्र से, सॉरी केंद्र बोलते हैं, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है, एफ बोला जाता है। तो यहाँ पे एफ बराबर क्या आया, r/2 आया। क्या ये साबित हो गया, क्या ये प्रूफ हो गया, इसमें कोई दिक्कत है, बच्चे बोलेंगे भैया पूरा प्रूफ हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। अभी जो स्लाइड हम पढ़े इसमें प्रतिबिंब पूछ सकता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को बताइए, ठीक है। और ई नहीं पूछेगा, ठीक है, बस इसको समझना है। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव डेट एफ बराबर r/2, कि जो फोकस, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इतना, सॉरी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, उल्टा बोला गया, ठीक है। तो यहाँ से इस स्लाइड से ये सब इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे कुछ पढ़ते हैं, किरण आरेख के बारे में पढ़ते हैं। किरण आरेख अवतल दर्पण का भी देखेंगे और उत्तल दर्पण का भी देखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। इसका 4 गो पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बिहार बोर्ड पूछ देता है या फिर 2 नंबरी भी पूछ देता है कि जब प्रकाश की किरण ऐसे पड़ रही है तो उसके लिए किरण आरेख बताइए, जब अवतल दर्पण पर पड़ रही है तब किरण आरेख बताइए, या फिर जब उत्तल दर्पण पर पड़ रही है तो आपको किरण आरेख पूछ सकता है बिहार बोर्ड ऐसा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। बच्चे बोलेंगे काहेला, तो भैया देखिए अ बन रहा है तो अ से अवतल दर्पण होता है, तो इस साइड का जितना है चारों अवतल दर्पण है और उस साइड का जो है वो क्या है भैया, उत्तल दर्पण है। तो पहला रूल होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, यही ना मुख्य अक्ष, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है, ठीक है। समांतर का मतलब होता है कि जैसे देखो इस समांतर है, ठीक है, ऐसे इस समांतर है। समांतर का मतलब होता है कि दोनों लाइन आपस में बराबर रहना चाहिए, ठीक है, समांतर। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है भैया, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। पहले का रूल यही होता है कि जब प्रकाश की किरण अब देखो यहाँ पे सब कुछ सिस्टम सेट करके रखा गया हुआ है, हम एक टॉर्च लेके आए और बस मुख्य अक्ष को देखे और उसके समांतर वो लाइट डाल दिए, किस चीज पे, अवतल दर्पण पे। तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव याद कर लो यहीं पे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अच्छा उत्तल दर्पण में कैसे होगा, उत्तल दर्पण में भी ऐसे पड़ेगा, तो उत्तल दर्पण में यहाँ पे भागेगा बाहर की ओर, ठीक है। तो यही पे आप बता रहे हैं, ध्यान से समझना।
ऐसे पहले हम बताए थे प्रतिबिंब में कि वो वास्तविक बनता है, वो काल्पनिक बनता है। अच्छा, यहाँ पे कटा है कि कटवाए हैं, बच्चे बोलेंगे भैया अपने आप कट गया है, तो यहाँ पे वास्तविक बना कि काल्पनिक बना, भैया वास्तविक बना। अच्छा देखो, क्या यहाँ पे कटा है? नहीं कटा है, लेकिन क्या लग नहीं रहा कि इधर की ओर आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे कटवा दिए हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये उत्तल दर्पण का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, ये अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसी का उल्टा होता है। हमने यहाँ पे क्या बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ेगी तो फोकस से जाएगी। अब इसका उल्टा सोचो कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए जाएगी तो कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए प्रतीत होएगी जाते हुए तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या गुजरेगी? भैया समांतर गुजरेगी, ठीक है। हो सकता है लाइन हल्का टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, लेकिन समझने के लिए, ठीक है। अब देखो ये लग ये नहीं रहा है समांतर, कोई बोलेगा कि बोल रहे हैं समांतर और लिख रहे हैं कुछ, तो ये रहा समांतर, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हुए प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे काल्पनिक घटना है, यहाँ पे वास्तविक घटना है। दूसरा का कॉन्सेप्ट क्लियर? बच्चे बोलेंगे भैया क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम बना दिए केंद्र और यहाँ पर भी हमने बना दिया केंद्र, ठीक। तीसरा का पॉइंट होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होते हुए दर्पण पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ता पे लौट जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ता पे लौट जाती है। यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण केंद्र से जाते हुए प्रतीत होगी तो परावर्तन के बाद क्या होगा? भैया उसी रास्ता पे लौट जाएगी। तो इस का पॉइंट क्लियर है? बच्चे बोलेंगे भैया तीनों क्लियर है। चौथा होता है कि यहाँ पर जो ध्रुव होता है, ध्रुव, ठीक है, इस सब पे ध्रुव है। क्या भैया? ध्रुव है, ध्रुव। जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है भैया? ध्रुव पे, तो जितना कोण बनाते हुए पड़ती है ना उतना ही कोण बनाते हुए लौट जाती है। ये भी एगो कॉन्सेप्ट है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है तो जितना कोण बनाते हुए पड़ती है उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाती है। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा कि जितना कोण बनाते हुए पड़ेगा उतना ही कोण बनाते हुए लौट जाएगी। तो ये चार को कॉन्सेप्ट है किसका भैया? किरण आरेख का। ध्यान से समझना। पहला है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ेगी तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, दोनों दर्पण के लिए क्लियर है। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पर पड़ेगी तो वो समांतर निकलेगी। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होते हुए दर्पण पर पड़ेगी तो परावर्तन के बाद फिर उसी रास्ता पे लौट जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ेगी तो जितना कोण के साथ पड़ेगी उतना ही कोण के साथ वो लौट जाएगी। तो ये किरण आरेख का ये चार को पॉइंट हो गया। अब देखो इसमें बिहार बोर्ड ना ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि जब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा, ठीक है, ऐसे बहुत कुछ पूछता है, लेकिन एक हम समझा देते हैं। बाकी आपको जो नोट्स मिलेगा उस नोट्स में सब कुछ दिया गया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपके हाथ में एक पेंसिल होना चाहिए और एक स्केल होना चाहिए, बाकी सब कुछ इसका आंसर अपने आप मिल जाता है। यहाँ पे समझिएगा, ये ध्रुव है, बच्चे बोलेंगे भैया ध्रुव है। क्वेश्चन पूछ दिए हम आपसे कि अगर वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रख देंगे तो बताइए क्या होगा। हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछे कि यदि वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रख देंगे तो बताइए और फोटो कहाँ बनेगा। तो अब रख के बताते हैं, एक हम बता देते हैं, बाकी आपको क्या करना है? अपना से ट्राई करना है। क्या करना है? अपना से ट्राई करना है और जो नोट्स है उस नोट्स में से आपको देखना है, ठीक। यहाँ पे वस्तु को रख दिए। अब वस्तु से क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर किरण पड़ी तो ये कहाँ से गुजरेगी? बच्चे बोलेंगे भैया जब मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो इसको फोकस से गुजरा दिए, ठीक। इतना तक किसी को कोई दिक्कत? बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ तक कुछ है ही नहीं तो दिक्कत क्या होगा? यहाँ तक कुछ है क्या? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। अगला पॉइंट समझना है, अगला पॉइंट। अच्छा इसको इधर की ओर बढ़ाते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ अगला हम प्रकाश की किरण यहाँ पे कैसे डालें? बच्चे बोलेंगे देखिए भैया यहाँ से डालिए कि जितना कोण बनाते हुए यहाँ पे पड़ेगी उतना ही कोण बनाते हुए वो लौट जाएगी। ध्यान से देखिएगा कि जितना कोण बनाते हुए पड़ेगी उतना ही कोण बना, इसमें थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, टेढ़ा, इसको सीधा थोड़ा करते हैं, ठीक है। जितना कोण बनाते हुए पड़ती है उतना ही कोण बनाते हुए क्या होती है भैया? लौट जाती है। देखो स्केल से सीधा बनता है, ठीक है, ऐसे हल्का टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। तो ये पीछे चल के कहीं ना कहीं कटती है, पीछे चल के कहीं ना कहीं कटती है। तो यहाँ पे कटा है कि कटवाए हैं? बच्चे बोलेंगे भैया आप कटवाए हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक? बच्चे बोलेंगे भैया काल्पनिक बनेगा, लिख दीजिए पहले ही काल्पनिक, ठीक है। ये कैसा प्रतिबिंब बना? काल्पनिक बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कटा नहीं है, हम बढ़ा के डॉटेड लाइन का मतलब होता है काल्पनिक। डॉट डॉट जो लिखे हैं ना यहाँ पे कटा नहीं, हम इसको क्या किए हैं? कटवाए हैं। अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा
ये बना इसका फोटो। वस्तु आप इतना को रखे हुए थे, इसका फोटो बड़का बना ना, तो फोटो इसका क्या बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब इसका क्या बना भैया, वस्तु से बड़ा बना। अच्छा सीधा बना कि उल्टा, आप ऐसे रखे हुए थे, अगर थुथुनमा ऊपर की ओर है तो अहू में थुथुनमा ऊपर न बना है, अरे वस्तु का थुथुनमा ऊपर है तो प्रतिबिंब का थुथुनमा ऊपर है, तो ये सीधा बना। क्या बना भैया, सीधा बना। और क्या बना, पहला काल्पनिक बना, काल्पनिक का मतलब हो गया कि इसके उधर बना, यहाँ पे डॉटेड लाइन बना, ठीक। दूसरा वस्तु से बड़ा बना, तीसरा सीधा बना। इसमें समझते हैं, ठीक, इस कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे अगर वस्तु को हम कहाँ पे रख दिए भैया, फोकस पे, एक और समझा देते हैं, ठीक है, एक और समझा देते हैं। हम वस्तु को कहाँ पे रख दिए भैया, फोकस पे रख दिए। कहाँ पे रख दिए, फोकस पे, या फिर मान लेते हैं कहाँ पे, हम फोकस पे ही रहने देते हैं। चलो फोकस पे अगर वस्तु को रखें तो प्रकाश की किरण क्या हुई, ऐसे गई। वास्तविक बनाते हैं, वास्तविक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि केंद्र पे रख देते हैं, ठीक है, वस्तु को केंद्र पे रख दिए, ठीक है। जब केंद्र पे रखे तो एक तो लाइट ऐसे जाएगी तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, इतना तो सबको पता है, बच्चों बोलेंगे हाँ भैया पता है। दूसरा कोई लाइट ऐसे जाएगी, परावर्तन के बाद कहाँ पे कटेगी भैया, एकदम केंद्र पे कटेगी, ठीक है, केंद्र पे कटेगी। तो इसका फोटो कहाँ पे बना भैया, केंद्र पे बना। ध्यान से समझना, फोटो केंद्र पे बना। अच्छा कटा है कि कटवाए हैं, बच्चे बोलेंगे भैया कटा है, तो इसको वास्तविक बोले कि काल्पनिक, बच्चे बोलेंगे भैया वास्तविक बोलिए। अच्छा जितना को वस्तु था उतने को बनता है, मतलब सेम साइज इसका बनता है, ठीक है, नोट्स में अच्छा खासा लिखा गया होगा। सीधा बना है कि उल्टा बना है, अब देखो एकड़ थुथुनमा ऊपर एकड़ थुथुनमा नीचे है, तो उल्टा ना बनाई, ठीक है। तो इसमें ओनली किरण आरेख आपको ड्रॉ करना होता है, बाकी कुछ है ये नहीं है। ये जो चार को किरण आरेख पड़े ना, उसी चारों का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। आपके पास जो नोट्स मिलेगा उसमें हर एक बिंदु पर रखा गया होगा, ठीक है। पहले इसके बीच रखे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर अनंत पर रखेंगे, तब कैसे कैसे इमेज बनता है वो आपको बताना होता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछ देता है कि अगर वस्तु को यहाँ पे रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा कि वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो इसके लिए तो आपको किरण आरेख ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बिहार बोर्ड यहाँ से VVI क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ध्यान से समझना, ठीक है। इस दोनों से पूछता है, दोनों से पूछता है, ठीक है। ये भी VVI, ऐसा नहीं कि ये अलग है, ये भी VVI है। बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ देता है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखे, या फिर आपसे पूछ देगा कि उत्तल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग को लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ये तो एक तो सबको पता होगा, सैलून वगैरह में जो आईना रहता है ना वो अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। सैलून वगैरह में जो आईना आपको देखने को मिलता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। अवतल दर्पण का काम होता है ना कि किसी चीज को हल्का बड़ा करके दिखा देता है। अवतल दर्पण जो होता है उसका काम होता है किसी चीज को बड़ा करके दिखा देना, लेकिन उत्तल दर्पण उसका काम उल्टा होता है, किसी चीज को छोटा करके दिखा देता है। जैसे गाड़ी वगैरह जो रहता है, ठीक, बाइक हो या फिर कोई भी कार वगैरह हो, उसके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगल रहता है। उसमें देखते हो कि बड़का बड़का जो ट्रक रहता है वो दिख जाता है। कहला कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, और जो वस्तु रहता है ना, वस्तु ओरिजिनल में जो ट्रक रहता है उस ट्रक के साइज से बहुत छोटा बना देता है। तो इसीलिए गाड़ी का जो साइड मिरर रहता है, यहाँ पे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का काम होता है कि प्रतिबिंब सीधा बनाता है तथा वस्तु के आकार से बहुत छोटा बना देता है, इसी कारण उसमें यूज किया जाता है। अच्छा उत्तल दर्पण का एक और यूज किया जाता है, अभी तो इसका यूज नहीं किया जाता है, पहले किया जाता था। जैसे दुकानदार लोग जो पहले रहते थे, अभी तो CCTV कैमरा चलता है, पहले ऐसा नहीं चलता था। पहले ऐसा होता था कि उत्तल दर्पण ना दुकान के आगे लगा दिया जाता था, मतलब ऐसे लगाया जाता था कि जहाँ पे जो दुकानदार बैठते थे ना वो अपना बाहर के सामान जो रखा हुआ रहता था उस पर नजर रख सकते थे। मतलब देखो दुकानदार का नजर रहता था दर्पण पे, और दर्पण पे का नजर कहाँ पे रहता था, वस्तु पे। मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बनता था दर्पण में और उसको देखते थे कौन, दुकानदार। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि बहुता सामान को एक जगह दिखा देगा एक बार। तो पहले तो CCTV कैमरा वगैरह रहता ही नहीं था, तो इसलिए किसका यूज किया जाता था, उत्तल दर्पण का। अभी भी एक नया फीचर है, जो ट्रक वगैरह बना है, ठीक है, टाटा वगैरह का जो ट्रक बना है उसमें उत्तल दर्पण को आगे लगा दिया गया हुआ है, ठीक है, आगे लगा दिया हुआ, मतलब जो मेन शीशा रहता है ना उसके आगे लगा दिया गया हुआ है। पता है क्या कि जो नीचा अगर कोई आ जाए ना, कोई कुछ भी आ जाए, कोई सामान आ जाए या फिर कोई आदमी नीचा खड़ा रहे गाड़ी के आगे, तो ड्राइवर आसानी से उसको देख सकता है। तो पहले ऐसा दुकानदार लोग के लिए किया जाता था, अब तो CCTV कैमरा है तो अब तो ऐसा किया नहीं जाता था। लेकिन पहले दुकानदार के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता था कि दुकान के आगे लगा दिया जाता था, ताकि बाहर के जो भी सामान रखा गया हुआ है उसका नजर वो रख सकते हैं। पूरे दुकान का फोटो का आ जाता था उस उत्तल दर्पण में। क्या उत्तल दर्पण वस्तु का आकार छोटा करके बताता है। तो उत्तल दर्पण का ये दो गो उपयोग आपको समझ में आ गया। यहाँ से VVI है, ठीक है, VVI नोट्स में लिख दिए हुए अच्छा ढंग से कि वाहन के साइड मिरर के रूप में क्यों उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का एक उपयोग आप लिख दीजिएगा हजामती में, ठीक है।
हजामती मतलब सैलून में इसका उपयोग किया जाता है, कहला कहला की साइज बड़ा करके दिखाता है। दूसरा, सोलर कुकर वगैरह में इसका यूज किया जाता था, ठीक है, पहले, अब तो नहीं है, सोलर कुकर में इसका यूज किया जाता था। सौर भट्टी में इसका यूज किया जाता था। कहला कि अवतल दर्पण है ना, वो ज्यादा ऊष्मा को कनेक्ट करता है। ऊष्मा का मतलब होता है कि ज्यादा एनर्जी को कनेक्ट करके, मतलब ज्यादा टेम्परेचर वगैरह कनेक्ट करके वो फैला देता था। तो पहले सौर भट्टी में इसका यूज किया जाता था, सोलर कुकर में इसका यूज किया जाता था, और डॉक्टर लोग इसका यूज करते थे। डॉक्टर लोग कैसे करते थे कि अवतल दर्पण से ना साइज बड़ा करके दिखाता था, तो आंख, नाक तथा गला का जांच करने के लिए ना डॉक्टर लोग किसका यूज करते थे? अवतल दर्पण का। पहले की बात हो रही, अभी की बात नहीं हो रही, अभी तो होता ही नहीं है सब चीज। तो अवतल दर्पण का ये 4 उपयोग लिख दिए आपके सामने, आपको जो अच्छा लगे। नोट्स में भी बहुत अच्छा ढंग से लिखा गया हुआ है। यहाँ पे हम सिर्फ लिख दिए हजामती, वहां पे अच्छा ढंग से लिखे हुए हैं, ठीक है। हजामती में बड़े बड़े अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा ढंग से लिखा गया हुआ है। तो यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिए। इससे आगे कुछ पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के सबसे अंतिम पॉइंट को पढ़ते हैं, जो कि चिन्ह परिपाटी है और क्या है भैया, आवर्धन है। तो पहले चिन्ह परिपाटी समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। नाम से पता चला कि चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे हम कौन सा दर्पण बनाए, सब बोलेगा भैया अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ बन रहा है, ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये क्या है? मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष है। और ये क्या होता है भैया? ध्रुव होता है। क्या होता है? ये ध्रुव होता है। तो दर्पण में ना सबसे मेन होता है ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में बोला जाता है पोल। तो कोई भी दूरी जब मापना होता है ना, तो पोल से मापते हैं, ठीक है। गांव देहात में भी नहीं होता है कि अगर कोई चीज होता है तो कि पोल यहाँ, इस पोल से वहां तक की दूरी। तो सेम दर्पण में भी जो पोल होता है, उस पोल से दूरी मापा जाता है, ठीक है। उस पोल से क्या मापा जाता है भैया? दूरी मापा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, किधर की ओर पेंट किया गया हुआ है? बच्चों बोलेंगे भैया उधर की ओर पेंट किया गया हुआ है। ध्यान से समझना, उधर की ओर पेंट कल गया है ना, तो जिधर पेंट कल गया है ना, पेंट, इधर पेंट, ठीक है, पेंट। ध्यान से देखो, पी से पेंट होता है, पी से पेंट होता है, और पी से होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। तो इधर जो भी रहेगा ना सब कुछ, उस सबको पॉजिटिव लेना है, और इधर जितना भी रहेगा उसको क्या लेना है? निगेटिव लेना है। ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, ध्यान से देखो, वस्तु हम मान लिए ए, और एक फोटो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बन गया, ठीक है। ऐसे इधर नहीं बनना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे बन गया, इस बिंदु पर इसका फोटो बन गया। ए पर वस्तु रखे और बी पे इसका फोटो बन गया। ध्यान से देखो, तो वस्तु दूरी को जो बोलते हैं वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी को यहाँ पे क्या बोलेंगे? माइनस यू बोलेंगे, ठीक है। ऐसे यू बोला जाता है, वस्तु दूरी को यू से डिनोट किया जाता है। लेकिन लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में, तो जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, इधर ऐसे देखो, लेफ्ट में है ना, इधर लेफ्ट में है, इधर राइट में है, इधर लेफ्ट में, इधर राइट में है। तो जो लेफ्ट साइड होता है वो माइनस में होता है। अच्छा, इसका फोटो हमेशा इधरे बनता है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? भी का माइनस होगा। कला की फोटो इधर बन रहा है, अब इधर लेपा पोती से उधर जाओगे तब ना पॉजिटिव होगा। तो पेंट वाला उधर तुम जा नहीं रहे हो, तो सब कुछ इधरे बन रहा है। और अच्छा, अगर फोकस कहाँ पे रहता है भैया? बायां साइड रहता है, तो इसका फोकस भी क्या रहेगा भैया? माइनस एफ रहेगा। तो अवतल दर्पण में तीनों चीज माइनस हुआ कि नहीं हुआ? अवतल दर्पण में तीनों चीज माइनस होता है। मतलब वस्तु दूरी को यू से दिखाते हैं, तो यू भी इधरे रहता है, और अगर फोटो भी इधरे बनता है तो भी माइनस होगा, और फोकस तो पहले से माइनस होगा। अब हम बनाते हैं उत्तल दर्पण। ध्यान से देखो, ये कौन सा दर्पण है भैया? उत्तल दर्पण है। क्या है भैया? उत्तल दर्पण है। अच्छा देखो, वस्तु इधरे न रखेंगे कहीं पे, तो वस्तु दूरी यहाँ पे क्या होगा? वस्तु दूरी को माइनस यू लिखेंगे। बच्चे बोलेंगे हाँ माइनस यू ही लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसका फोटो किधर बनता है? फोटो 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 इसका उधर बनता है। फोटो किधर बनता है? उधर बनता है। तो जब फोटो पेंट साइड बनेगा तो फोटो एक क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? बच्चे बोलेंगे भैया पॉजिटिव बनेगा। मतलब यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? भी के जगह पे लिख देंगे प्लस भी। अगर एफ भी क्या रहता है? इधरे रहता है, तो एफ के जगह पे एफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों माइनस रहता है, यहाँ पे एक माइनस रहता है, और दो क्या रहता है? प्लस रहता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बच्चे बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज का जब आपको दूरी मापना होता है तो कहाँ से मापते हैं? पोल से मापते हैं, मतलब ध्रुव से मापते हैं। और जो वस्तु दूरी होता है उसको u बोलते हैं, और जो प्रतिबिंब दूरी होता है उसको v बोलते हैं। अगर वस्तु दूरी लेफ्ट साइड में रहेगा तो माइनस में होगा। अगर वस्तु तो लेफ्ट साइड में रहता है, तो अगर कोई भी चीज लेफ्ट साइड में रहेगा तो माइनस होगा। अगर कोई चीज इधर रहेगा पेंट वाला साइड में, तो P से पेंट होता है, P से पॉजिटिव होता है। तो पेंट वाला साइड में जो भी रहेगा वो सब पॉजिटिव रहेगा, अब बिना पेंट वाला में रहेगा तो सब क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, ठीक। चिन्ह परिपाटी इतना ही होता है, ध्यान से देखिएगा। और जो नोट्स मिलेगा ना आपको, उस नोट्स में बहुत अच्छा ढंग से लिखा गया हुआ है। आवर्धन समझते हैं। आवर्धन को m से दिखाते हैं। आवर्धन को किस चीज से दिखाते हैं? m से। आवर्धन का मतलब सोचना, ये भी VVI है, ठीक है, VVI लिख देते पहले ही। आवर्धन होता क्या है? आवर्धन का मतलब होता है कि गोलीय दर्पण में, ध्यान से समझना, एक बार में समझ जाना। हाँ अच्छा, एगो चीज बता देते हैं कि ऐसे ऊपर का जो ऊंचाई रहता है ना, ऊंचाई ये पॉजिटिव रहता है, और ऐसे नीचे का जो ऊंचाई रहता है वो क्या रहता है? निगेटिव रहता है। मतलब क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के ऊपर वाला जगह पॉजिटिव और इसे नीचे वाला जगह निगेटिव,
और जिधर पेंट कैल है उधर पॉजिटिव है, बिना पेंट कैल वाला निगेटिव। ध्यान से समझिए। आवर्धन का मतलब होता है कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। अनुपात का मतलब समझते हो? A/B को बोलेंगे A/B। क्या बोलेंगे? A/B। इसको क्या बोलते हैं? A/B बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात रहता है किससे? बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और बिंब की ऊंचाई h1 मान लेते हैं, ठीक। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। बस यही है कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोला जाता है? आवर्धन बोला जाता है। आवर्धन का एक और परिभाषा होता है, आवर्धन का एक और परिभाषा है कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान से समझना, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात को भी आवर्धन बोलते हैं। ध्यान से समझना कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी या तो ऊंचाई होगा या फिर दूरी होगा, अथा गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को भी बोलते हैं कि यू बोलते हैं? बच्चे बोलेंगे भैया भी बोलते हैं। अच्छा, अब बिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। मतलब m का फॉर्मूला क्या आया भैया? m का फॉर्मूला आया h2/h1 आया और v/u आया। ये m का फॉर्मूला आया। हम यहाँ पे नहीं किसी अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, नहीं किसी उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे कि अवतल दर्पण के लिए क्या होगा और उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा। ध्यान से समझना। अवतल दर्पण के लिए क्या होगा? अब अवतल दर्पण के लिए लिखते हैं आवर्धन। अवतल के लिए m लिखो। तो यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए सब कुछ निगेटिव होता था, तो अवतल दर्पण के लिए -v और क्या? -u। तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचा? v/u बचा। अच्छा, उत्तल दर्पण के लिए लिखो। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या क्या होता था? पॉजिटिव। उत्तल दर्पण के लिए v पॉजिटिव की निगेटिव? भैया पॉजिटिव, तो ऊपर v लिख लो। अच्छा, u पॉजिटिव की निगेटिव, तो -u लिख दो। तो क्या आया? -v/u आया। तो ये अवतल दर्पण के लिए आवर्धन हो गया, ये उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन हो गया। आपसे इतना नहीं पूछता कि अवतल दर्पण के लिए आवर्धन बताइए या फिर उत्तल दर्पण के लिए। आपसे बस यही पूछेगा कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो आवर्धन के बारे में आपको बस यही लिखना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं इसका कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। तो आवर्धन के बारे में इतना ही समझना है आपको कि बस यह एक अनुपात है और अवतल दर्पण के लिए यह होता है और उत्तल दर्पण के लिए यह होता है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो चिन्ह परिपाटी बस आपको इतना ही समझना है। देखो, चिन्ह परिपाटी में इतना ही समझना है कि जिधर लेपा पोती कैल गेल है ना, जिधर पेंट कैल गेल है पेंट, तो जिधर पेंट कैल गेल है उधर पी से पेंट है, पी से पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, और जिधर पेंट नहीं कैल गेल है उधर क्या होता है भैया? निगेटिव होता है। इस मुख्य अक्ष के ऊपर जाओगे ना, ऊपर, तो ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे तो क्या? निगेटिव। क्या होगा भैया? निगेटिव होगा, ठीक है। बस इतना ही समझना है। चिन्ह परिपाटी बस यही समझना है। और किसी भी दूरी को कहां से मापते हैं भैया? पोल मतलब ध्रुव से मापते हैं। वस्तु दूरी को u बोलते हैं और प्रतिबिंब दूरी को क्या बोलते हैं? v बोलते हैं। तो चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आ गया, आवर्धन आपको समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में आपको कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज और बचा, एक चीज और, दर्पण सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे। दर्पण सूत्र याद कर लेना। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। यही होता है दर्पण सूत्र। इसका प्रूफ बता देंगे, ठीक है। ऐसे प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन आपको ऐसे बता देंगे, ठीक है, आगे के वीडियोस में। तो इसका प्रूफ थोड़ा हार्ड होता है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 12th में उसका ज्यादा यूज होता है। v का मतलब क्या होता है भैया? प्रतिबिंब की दूरी। u का मतलब होता है बिंब की दूरी। f का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। तो ये होता है भैया क्या? दर्पण का सूत्र। ये रट लेना, ठीक है। ये पूछ देता है आपसे, 2 नंबरी पूछ देता है कि दर्पण सूत्र को लिखे। तो दर्पण सूत्र क्या है भैया? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जहाँ पे v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है बिंब की दूरी, f क्या होता है? फोकस दूरी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, परावर्तन, किसका परावर्तन भैया? प्रकाश का परावर्तन, वो खत्म हुआ, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा दिया गया है। अब हो सकता है 1.5 घंटा का वीडियो हो, पूरा 1.5 घंटा का हो सकता है, या फिर 1 घंटा प्लस ही होगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना था, आप ध्यान से देखे भी होंगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें की कमी है, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक में हमको थोड़ा और समझना है, तो पीछे जाके उस टॉपिक को और देख लीजिए थोड़ा, ठीक है, ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर आप रिवीजन के पर्पज से देख रहे थे तो आपका रिवीजन बेहतरीन हो गया होगा, या फिर अगर आप शुरू से पढ़ रहे थे
तो कुछ हद तक तो आपका क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। या फिर बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अच्छे से देखे होंगे तो उसका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बचा क्या काम कि आप रिवीजन के पर्पज से देखें तो आपके लिए वीडियो ठीक है, और आप चाहते कि आपको नोट्स चाहिए, या फिर जो नए स्टूडेंट है जो अभी फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, उनको क्या करना है कि जो नोट्स है उस नोट्स से अब आपको नोट्स अपना बना लेना है। कहला कि भाई देखो यहाँ पे समझाया है ना तो ज़्यादा दिन तक माइंड में स्टोर नहीं रह पाएगा, तो इसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। आपको जो नोट्स मिलेगा ग्रुप में, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस व्हाट्सएप के ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको PDF नोट्स भी मिलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट के। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के आपको PDF नोट्स मिलते रहेंगे। अभी फिलहाल इस चैप्टर का आपको PDF नोट्स मिलेगा, उसको अच्छे से लिख लेना है, तो ठीक है, और उसको पढ़ना है, और याद करने की हमें नहीं लगती कि कोई ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको बहुत अच्छा ढंग से ये सब कुछ समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पूरा लॉजिक के साथ समझ में आ गया, और 1.5 घंटा में ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। और जितना भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन, ये पहले वीडियो देख लेना है, ठीक है, उसके बाद नोट्स बना लेना, उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जाइएगा और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ बिहार बोर्ड बनाते हैं उन सभी चीज़ को यहाँ पे टच किया गया है। और जो ये चैप्टर है ना, लगभग बोला जाए तो डिटेल वे में ही पढ़ा दिया गया है, वो भी वन शॉट के थ्रू। तो आपको क्या करना है कि नोट्स अच्छा ढंग से बना लेना है। वीडियो आप अच्छे ढंग से देखे होंगे, चाहे तो आप दोबारा देख लीजिए अगर आपको कुछ हिचकिचाहट हो रही है तो, ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ा के देख लेना, क्या ही दिक्कत है। अब आपको नोट्स बनाना है, नोट्स को रिवाइज करना है, उसके बाद बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक उठाइए। मैं बोल रहा हूँ कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए कि हाँ कि यहाँ पे जो हम वीडियो पढ़े हैं उससे क्वेश्चन टकराया कि नहीं टकराया, उससे क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला, सभी के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में वो जो नोट्स है उसमें बहुत अच्छा ढंग से वहाँ पे आंसर लिखा गया है, तो आपको उस नोट्स को डाउनलोड करना है, ठीक है, और उस नोट्स को बनाइए, या फिर आप अपने से उस नोट्स को निकलवा सकते हैं, तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ऐसे ही प्रकाश का प्रवर्तन खत्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन जो सेकेंड चैप्टर है वो भी आपके पास जल्द ही आते रहेंगे, ठीक है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा उनका, ठीक है। आपके अगर छोटे भाई लोग हैं तो उनको शेयर कीजिए, उनका अच्छा खासा विज्ञान जो है, विज्ञान क्लास 10th मैट्रिक का विज्ञान का अच्छा खासा उनका रिवीजन हो जाएगा, और बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत मज़ेदार ढंग से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाभी, प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।